युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 163। कुछ देर बाद केशव जी पीहू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए, बल्कि वह खुद भी मयंक से मिलने वार्ड के अंदर गए और उन्होंने उसकी हालचाल भी पूछा, क्योंकि इतने दिनों से वह उनकी बेटी की बड़ी अच्छे तरीके से देखभाल किया था। कहीं न कहीं इंसानियत तो उनके अंदर भी था। भला वह किसी को बेड पर यूं ही बीमार देख मुंह तो नहीं मोड़ सकते, अब भले चाहे दुश्मन हो या करीबी। केशव जी कुछ देर तक वहीं खड़े होकर उसके तबीयत के बारे में पूछते रहे। उसके बाद वह वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अब पीहू मयंक के करीब बैठ गई और सबसे पहले उसने उससे नाश्ते के बारे में पूछी। तो जाहिर सी बात है, भला मयंक अकेले कैसे नाश्ता कर सकता है। वह तो पीहू के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब सुबह पीहू सोकर उठी तभी उसने उसे मैसेज कर दी थी। मयंक का दिल गवाही दे रहा था कि पीहू जरूर उससे मिलने आएगी, और जो उसने सोचा था वैसे ही हुआ। और जब वह सुनी कि उसने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया तो वह तुरंत उठकर कैंटीन में चली गई। पीहू जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई। कैंटीन से उसने गर्मा गर्म चाय और पोहा, दो चीज़ लेकर जल्दी से वार्ड के अंदर आई और दोनों मज़े से बैठकर साथ में नाश्ता किए। पीहू उसे भी खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। अब जाकर मयंक को पहले वाले दिन याद आने लगे, क्योंकि जब भी वह दोनों सुबह में या कॉलेज छूटने के बाद बाहर मिलते थे तो ऐसे ही चटर भटर खाया करते थे। वे दोनों बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जल्दी जाते नहीं थे, क्योंकि पीहू को हमेशा घर जाने की जल्दबाजी रहता था। इसलिए वह छोटे मोटे ढाबे पर खा लिया करते थे। जब जब गए हैं वह सब आपको पता ही है। खाने के बाद वे दोनों काफ़ी देर तक बैठे थे। उसके बाद डॉक्टर ने आकर मयंक का चेकअप किया। अब उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार था। वैसे उसे वीकनेस बहुत आ गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो अपने आप को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। पर पीहू के वापस उसकी ज़िंदगी में आते ही उसकी जो खुशी थी अब 4 गुना बढ़ गया था। तो भला पेशेंट थोड़ी ना रहेगा। इधर बजाज मेंशन में युग ऑफिस चला गया था, क्योंकि कल उसने छुट्टी जो ले रखा था और बाकी अभी भी घर में मेहमान थे, जिससे घर में बहुत चहल पहल था। मन्नत भी बिजी थी और युगांत तो दादी या बाकी लोगों के पास ज़्यादातर रहने लगा था और मेहमानों को देखकर वह बहुत कम सोने लगा, क्योंकि शोरगुल से उसकी नींद टूट जाया करती थी। दोपहर का वक्त, काव्या को काम से कहीं बाहर जाना था तो वह मन्नत को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। मन्नत को क्या, वह तुरंत हाँ कह दी। पर बात युगांत का था। अगर वह बाहर गई तो जरूर उसे 2-3 घंटे लगेंगे। तब तक युगांत तो रो रो कर पूरा मेंशन सर पर उठा लेगा, क्योंकि उसे दूध तो पीना ही था। अगर वह बड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दादी ने मन्नत को बाहर जाने से मना कर दी, पर मन्नत मीरा जी से जिद करने लगी। अब मीरा जी कितनी तो माँ ठहरी, वह कभी भी मन्नत का दिल नहीं दुखाती थी और वह तुरंत मान गई। पर दादी नहीं मान रही थी। मन्नत दादी से रिक्वेस्ट करने लगी कि वह काफ़ी टाइम से बाहर नहीं गई। जब से युगांत उसके पेट में था तभी से उसे कोई भी बाहर नहीं जाने दे रहा था। अब तो उसकी डिलीवरी भी हो गई है तो भी सब लोग उसे बाहर नहीं जाने दे रहे। मन्नत मायूस होकर ये सब कह रही थी तो वहीं दादी ने धमकी देते हुए कहा, अगर वापस जाने की जिद की तो तुरंत युग को कॉल करके बताऊंगी। बल्कि दादी ने खुद ही मन्नत पर रोक टोक लगाने लगी। वह नहीं चाहती थी युगांत को लेकर इतना जल्दी बाहर जाए, क्योंकि वह अभी बहुत छोटा था और बाहर जाने से इन्फेक्शन का डर था। दादी की धमकियां सुनकर भला कौन उनके सामने बगावत कर सकता है। किसी की भी हिम्मत नहीं हुआ और मन्नत मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। अब काव्या भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी। उसने भी कहा, भाभी कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। जब युगांत 1-2 महीने का हो जाएगा तब
आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी सच में वह बहुत छोटा है। अगर उससे कोई इन्फेक्शन कुछ हुआ तो पता है ना फिर भाई क्या करेंगे। हमें युगांत को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसकी बातें मन्नत भी मान गई। वह भी जानती थी कि अगर युग को बिना बताए वह बाहर गई, उसे जरा भी भनक लगा कि युगांत को लेकर मैं बाहर गई तो न जाने क्या करेगा। बजाज इंडस्ट्रीज युग को अपनी नई कार की लॉन्च करने वाला था। ऑलमोस्ट वह सक्सेसफुल हो गया था और इस पर थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया था, जो कि अभी युग बहुत जल्द सीरियस होकर काम करने लगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे यह कार लॉन्च करना था। उसकी आज मीटिंग थी और वह घर से भी वह जल्दी ही निकला था और कार को लेकर आज वह काफ़ी देर तक मीटिंग करता रहा, क्योंकि इस मीटिंग में बहुत लोग मौजूद थे और इस मीटिंग में ही उन्होंने फाइनल कर लिया कि कब कार लॉन्च करना है। बहुत लोगों का कहना था कि बहुत जल्दी से कार लॉन्च करे, ताकि इस मार्केट में उनके बराबरी का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। युग को भी यह कार जल्द से जल्द लॉन्च करना था। कुछ लोगों का कहना था कि जल्द से लॉन्च करे, तो कुछ लोगों का कहना था कि थोड़ा देर से ही सही, ताकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बजाज इंडस्ट्री का ही हल्ला बोल रहे। तब तक युग के जहन में अपने बेटे का ध्यान आया कि अगर युग जल्दी से लॉन्च करेगा तो युगांत अभी छोटा है, शायद वह फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएगा। इसलिए युग ने 2 महीने का लेट टाइम रखा, क्योंकि युगांत तब तक 3 महीने का हो जाएगा। वह घर से बाहर निकल सकता है, क्योंकि युग खुद ही उसे इतना जल्दी बाहर नहीं निकलने देगा। और जिस दिन लॉन्च होगा कार, अगर उस फंक्शन में उसका बेटा ना जाए तो क्या ही मतलब। युग ने युगांत के लिए 2 महीने के बाद का डेट रखा। काफ़ी लंबा टाइम रखा था, जो सुनकर काफ़ी सारे इंजीनियर निराशजनक हो गए कि ऑलमोस्ट सारे काम तो रेडी है, फिर लॉन्च करना ही तो है, फिर इतना टाइम क्यों। पर युग ने क्यों यह फैसला लिया, वह सिर्फ और सिर्फ वही जानता था। युग ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया और चेयर से उठ उसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग में से बाहर निकला और सीधे अपने कैबिन में आ गया। अपने कैबिन में आते ही अपना मोबाइल ले कल का फ़ोटो देखने लगा, जो अपने कमरे में उसने मन्नत और अपने बेटे के साथ फ़ोटो निकाला था। तीनों ने पिंक कलर का पहना था और काफ़ी खूबसूरत यह फ़ोटो दिख रहा था, जो देख युग के होठों पर तुरंत स्माइल आ गया और वह अंगूठे से उस स्क्रीन पर फेरने लगा। युगांत का याद आते ही युग ने तुरंत मन्नत को कॉल लगाया। मन्नत इस वक्त अपने कमरे में मुंह फुलाए आई थी, क्योंकि दादी ने उसे बाहर नहीं जाने दी थी और युग का कॉल देख उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। मन्नत ने जैसे कॉल रिसीव की, हेलो बोली, उसकी आवाज़ से ही युग समझ गया कि वह नाराज़ है। तो उसकी नाराज़गी के पूछते हुए युग बोला, क्या हुआ, कोई बात है क्या, या किसी ने कुछ कहा। उसका इस तरह डायरेक्ट सवाल पूछना मन्नत थोड़ी चौंक कर सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं दादी ने युग को कॉल करके बता दिया, इसलिए युग ने मुझे अभी कॉल किया। मन्नत अपने ख्यालों को जल्दी से झटकते हुए साफ साफ शब्दों में बोलने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुमने क्यों कॉल किया। इतनी स्पीड में उसकी बातें सुनी युग बोला, बस ऐसे ही कॉल किया, मुझे मेरे बच्चे की याद आ रहा था इसलिए। अच्छा ये बात है, तो उसी को कॉल कर लेते, मुझे क्यों कॉल किया। कॉल मुझे कर रहे हो और नाम उसका ले रहे हो, कम से कम एक बार मुझे भी तो पूछ लेते। झूठ ही सही, कहते कि हाँ मैंने तुम्हें याद कर रहा था। उसकी बातें सुन युग हल्का मुस्कुरा दिया। आखिर मन्नत सही तो कह रही थी, क्योंकि युग डायरेक्ट युगांत के बारे में ही पूछ रहा था, क्योंकि उसे सच में अपने बेटे की बहुत याद आ रहा था, इसलिए उसने कॉल किया। उसकी बातें सुन युग समझ गया कि वह नाराज़ हो रही है, इसलिए वह उसे मनाते हुए कहा, अब मुझे मेरे बेटे से एक बार बात करवा दो। मन्नत सोफे से उठी और बोली, 2 मिनट रुको, युगांत दादी के पास है। उसका इतना कहना कि युग आगे बोला, सुबह से आज नीचे ही है।
मन्नत उससे बात करते हुए कमरे में से बाहर निकली और बोली, हाँ, और आज उसे नींद भी नहीं आ रहा। मेहमानों के बीच में बैठकर बातें कर रहा है और आज आते वक्त उसके लिए मोबाइल लेकर आना ताकि कल तुम्हें वापस उसकी याद आएगी तो उसे ही कॉल करना और बाप बेटे दिन भर गप्पे शप्पे लड़ाते रहना। उसकी बातें सुन युग हंस पड़ा क्योंकि जो वह पागलों वाली बातें कर रही थी युग वैसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जब मन्नत नीचे आई तो उसने कॉल कट की और वीडियो कॉल लगाई। मोबाइल युगांत के तरफ की तो युगांत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोबाइल के तरफ देखने लगा, बल्कि वह मोबाइल को पकड़ना चाह रहा था पर मन्नत मोबाइल पीछे कर दे रही थी। युग ने जैसे अपने बेटे को देखा कि मानो दुनिया का सुकून उसके पास हो और अब उसके होठों पर लंबी वाली स्माइल आ गया। युग देख सकता था कि वह किस तरह युगांत अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है मोबाइल पकड़ने के लिए। वहीं इस वक्त दादी के गोद में था। युग अपनी दादी को भी देख रहा था और दादी भी उसे देखकर हंस रही थी। करीब 10 मिनट तक युग अपने बेटे को देखते रहा, बल्कि 1-2 बार चुटकी भी बजाकर आवाज़ भी निकाला, पर युगांत इतना समझदार तो नहीं थोड़ी ना था जो उसे समझ में आए। वह तो टुकुर टुकुर अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसके बाद युग ने कॉल कट कर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। इधर मन्नत भी युगांत को अपने गोद में लेकर कमरे में आई और उसे फीड कराने लगी और थोड़ी देर के बाद युगांत भी सो गया। शाम का वक्त बहुत सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब मेंशन में फैमिली छोड़कर कोई भी नहीं था और युग पहले ही कॉल आ गया था कि वह आज लेट आएगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर वापस उसे जी जान लगाकर काम करना था। वैसे काम तो पूरा हो गया था बट जो कुछ पेंडिंग था युग उससे भी निपटाना चाहता था। युग लेट आएगा यह बात सबको पता चल गया, इसलिए सभी ने पहले ही खाना खा लिया। किसी ने भी उसका इंतज़ार नहीं किया और मन्नत अपने कमरे में आ गई और युगांत को दूध पिलाई और उसे सुला दी और खुद भी उसके बगल में सो गई। माँ बेटे दोनों सो गए थे। मन्नत ने युग नहीं था तो जिसके चलते उसके साइड उसने 2 तकिए लगा दिए थे ताकि युगांत सरक कर दूसरी साइड ना जाए। तकरीबन रात के 12:48 पर युग का कार मेंशन के अंदर एंटर हुआ और वह कार में से निकला, सीधे सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आया और बहुत ही स्लो उसने दरवाज़ा खोला क्योंकि अब कमरे में मन्नत नहीं बल्कि उसका बच्चा भी था और वह दरवाज़ा स्लो खोला ताकि वह उठ ना जाए। युग दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाने लगा। तभी उसे युगांत का आवाज़ आने लगा और उसकी आवाज़ सुन युग वहीं रुक गया और फिर धीरे धीरे चलते हुए बेड के तरफ गया तो देखा युगांत अपने दोनों हाथ आपस में पकड़ मुंह में डाल रहा था और मन्नत उसके बगल में गहरी नींद में सोई हुई है और जहाँ युग सोता था वहाँ पर उसने 2 पिल्लो लगा दिए। युग एकदम से जाकर युगांत को झांक कर देखने लगा तो युगांत उसे देख अपने दोनों पैर पटकने लगा जैसे कि उसके डैडी अभी तुरंत उसे गोद में ले ले। युगांत इस वक्त येलो कलर का टी-शर्ट पहना था जिसमें वह बहुत ही क्यूट नज़र आ रहा था और उसकी इस तरह देख युग तुरंत हंस पड़ा और एक नज़र मन्नत को देखा जो एकदम गहरी नींद में सोई थी। युग ने अपना वॉच निकाला, साइड में रखा और कोट भी निकाल कर साइड में रख दिया और तुरंत युगांत को गोद में उठा लिया और उसके नाक गाल पर हर जगह किस करते हुए धीरे से बोलने लगा, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रहा? कल भी तुम इसी टाइम पर जाग रहे थे और आज भी, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? ये सब बोलते वक्त अपना नाक उसके नाक से टच करने लगा और युगांत अपने दोनों हाथ से उसके नाक को पकड़ रहा था, बल्कि एक आधा बार तो उसका बाल पकड़ लिया। युग उसे गोद में लिए बालकनी में चला गया।
अभी युग को भी समझने लगा कि उसके बेटे को अब धीरे धीरे समझ आने लगा है। रोज़ इसी टाइम पर वह उठेगा। युग के गोद में जाते ही युगांत काफ़ी देर तक उसके साथ खेलने लगा और जब वह थक गया तो अपने छोटे से मुंह से उबासी लेने लगा, जो देख युग समझ गया कि अब वह सोएगा और उसे कंधे पर ले उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगा। कुछ ही देर में वह सो गया और उसे बेड पर लाकर सुला दिया और खुद जाकर फ्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद वह आकर दोनों के माथे पर किस किया और उसके साथ सो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट कहानी 2 महीने का बाद का चालू होता है। 2 महीने बाद देखते देखते यूं ही 2 महीने बीत गए। वक्त का पता भी नहीं चला और अब हर किसी की लाइफ बहुत ही सुकून और अच्छे से बीत रहा था। मेंशन में तो हर कोई बहुत खुश था। युगांत के होते हुए भला कोई निराश हो सकता है। दिन ब दिन अब वो समझदार होते जा रहा था। अब उसे भी समझ में आ गया कि कौन उसे किस वक्त लेता है। जैसे कि युग और राहुल, वे दोनों सुबह और शाम को ही उसे दिखाई देते थे और काव्या दादी दिन भर उसके साथ खेला करती थी। अब धीरे धीरे युगांत भी चालाक होते जा रहा था। वह डेली अपने डैडी का इंतज़ार करता था, जैसे कि उसे भी अब टाइम पता चल गया हो कि उसके डैडी किस वक्त आते हैं। अब युग युगांत के लिए टाइम निकालता था। वह हर रात उसके लिए 1 घंटा देता था। 1 घंटा उसे लेकर बालकनी या सोफे पर या उसे लेकर घूमा करता था। मॉर्निंग में भी उसके साथ 10 से 15 मिनट वक्त बिताता था और दिन में कई दफ़ा कॉल करके उसके हाल चाल पूछा करता था। अभी युगांत को पूरे 3 महीने का हो चुका था और उसके युग उसे हर मंथली हॉस्पिटल भी लेकर जाता था ताकि उसकी तबीयत में कोई लापरवाही ना हो। उसका शरीर बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे और आज भी उसे डॉक्टर निहारिका के पास लेकर गया। अभी युगांत की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था और भी ज़्यादा क्यूट दिखने लगा और जब भी वह डार्क कलर के कपड़े पहनता था तो मानो उसे हर कोई देखकर पागल होने लग जाता। काव्या तो दिन भर युगांत के लिए शॉपिंग के कपड़े ही देखा करती थी। वो बहुत सारे उसके लिए कपड़े लेती थी और सबसे ज़्यादा डार्क प्रिंटेड, कार्टून प्रिंटेड, अलग अलग तरह के उसके लिए कपड़े लिया करती थी। उसका कपड़ा बड़ों के कपड़े से भी ज़्यादा हो गया था। और आज जब युग युगांत को लेकर हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर निहारिका चुटकी बजाकर युगांत का टेस्ट ले रही थी और जहाँ से आवाज़ आता था युगांत उसी तरफ देखता था। डॉक्टर निहारिका ने युगांत के आँख, कान सब कुछ चेक किया, बल्कि उसकी पूरी तरह बॉडी चेक किया, जिससे पता चल गया कि उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वह बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। उसका रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल आया, जो सुनकर युग और मन्नत दोनों खुश हो गए। मन्नत को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था, पर युग अपने बच्चे को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं चाहता था। उसने अभी से सुनने का क्षमता, देखने का क्षमता सभी से रिपोर्ट चेक करवा लिया कि उसका बच्चा सब कुछ नॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहा है। क्योंकि युग जब भी रात में उसके साथ 1 घंटा वक्त बिताता था तब जानबूझकर वह चीज़ें गिराता था। जहाँ से आवाज़ आता था युगांत तुरंत अपनी नज़र उस साइड फेरता था, जो देखकर युग मुस्कुरा देता था और युग चाहता था कि अभी से युगांत चालाक और समझदार बने ताकि बड़ा होकर हूबहू युग बने। युगांत का वजन भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि मन्नत उसे दिन भर दूध पिलाया करती थी और मन्नत के खाने पीने का डाइट युग ने बड़े अच्छे से बनवाया था ताकि दोनों ही स्वस्थ रहे। युग अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली पर नज़र रखता था। ऐसा नहीं था कि अपने बच्चे और बीवी, बल्कि घर के हर एक सदस्य पर उसकी नज़र बहुत तेज़ था। चाहे वह राहुल हो, काव्या हो, उसकी माँ, दादी, कोई भी हो, वह सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वह दिन भर ऑफिस में रहता था,
पर सारा रिपोर्ट उसके पास रहता था। वो दादी का भी बड़े अच्छे से चेकअप करवाता था। हमेशा डॉक्टर निहारिका घर जाकर दादी की चेकअप करके जाया करती थी। वो किसी के भी हेल्थ से लेकर लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। कुछ देर बाद वे दोनों हॉस्पिटल से निकले और युग मन्नत और युगांत को घर छोड़कर ऑफिस के लिए चला गया। इन दिनों युग फिर से बिजी हो गया क्योंकि कुछ ही दिन में उसे अपने कार लॉन्च करना था और अब टाइम एकदम नज़दीक आ गया, इसलिए युग अपने काम को लेकर बिजी हो गया। वहीं मन्नत मेंशन के अंदर आ गई और युगांत को दादी के हाथों में देख खुद कमरे में जाकर आराम करने लगी। दूसरी तरफ कांदेवली अग्रवाल हाउस, पीहू को अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी, बल्कि अब वह पहले जैसा हैप्पी रहने लगी थी। और मयंक का तो तभी ही डिस्चार्ज हो गया था और वह भी बहुत खुश रहने लगा था। बल्कि अब तो मयंक केशव जी के घर सुबह शाम दिन में न जाने कितने बार आया करता था। सीमा जी, केशव जी उसे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं लगाते थे। कोई उसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि युग ने बहुत पहले ही उन्हें समझा दिया था। युग का तो यह भी कहना था कि वे दोनों की अब शादी करवा दें, पर केशव जी इतना जल्दी मान नहीं रहे थे। वह ना भी नहीं कह रहे थे, पर उनका कहना था कि वह बाद में इस बारे में सोचेंगे। युग ने मयंक को जो प्रोजेक्ट दिया था, जिसे उसने उस पर बहुत मेहनत करने लगा क्योंकि बीच में उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, पर अब वह अपनी कंपनी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता था और वह अपने डैड को दिल्ली से लाना चाहता था क्योंकि अब वह चाहता था कि अब उसके भी घर में खुशियाँ आए। अब तो पीहू भी आ गई थी। वह अपने डैड को कॉल करके सब कुछ बता दिया था, पर उसके डैड अभी भी आ नहीं रहे थे, इसलिए वह चाहता था कि वह खुद जाकर अपने डैड को यहाँ लेकर आए। उसने ये भी बात पीहू को भी बताया कि पीहू भी मान गई और वह कुछ ही दिनों में दिल्ली जाने वाला था ताकि अपने डैड को लेकर आए और उन दोनों की शादी की बात आगे बने। दूसरी तरफ मेहता बंगलो, पायल को यहाँ बुलाकर नैना ने भांप लिया कि वह और अभय दोनों सच में बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, बल्कि बहुत देर तक वे दोनों गप्पे मारते और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात है। ये बात तो नैना ने भी परख ली और रेहान को तो पहले से ही पता था कि अभय के दिल में पायल को लेकर क्या है, क्योंकि अभय ने कई बार बातों ही बातों में उसे बताया भी है और दोनों दोस्त होने के नाते एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं किसके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। और वे दोनों उन दोनों पर बिल्कुल भी रोक टोक नहीं लगाते थे क्योंकि अभय बहुत अच्छा लड़का था। ये बात तो नैना भी अच्छे से जानती थी। अगर उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा खुशी नैना को ही होगी क्योंकि उसकी बहन की लाइफ किसी अच्छे इंसान के हाथ में जाएगा। नैना तो अपने मामा मामी से बात करने में हिचकिचा रही थी और वह चाहती थी कि उसके मामा मामी से रेहान ही बात करे, पर उन दोनों को थोड़ा टाइम देना क्योंकि पायल के अभी अभी फाइनल एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे। जब रात को रेहान घर आया तो डिनर करने के बाद जब वे दोनों कमरे में आए तो उन दोनों के बारे में नैना ने रेहान से बात की कि हमें एक बार उन दोनों को बिठाकर बात करना चाहिए कि आखिर दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो बात आगे बढ़ाएं। नैना की बातें रेहान सुन रहा था और बोला, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, ज़्यादा मत सोचो। अभय को थोड़ा तड़पने दो। मुझे अच्छा लग रहा है उसे देखकर। वह चाहता है कि हम लोग बात आगे बढ़ाएं, पर मैं चाहता हूँ कि वह खुद से आकर बोले। रेहान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नैना उसके चेस्ट पर हल्का पंच मारते हुए बोली, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों उन्हें तड़पा रहे हैं? एक बार हम बैठकर बातें कर लेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वह भी खुश हो जाएंगे और आप
तो उनके भाई हैं। आपको तो अपने भाई के लिए ये सब जल्दी करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मैं थोड़ा उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। इतना बोलकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराने लगा। दोनों इस वक्त बेड पर सोए हुए थे, बहुत ही क्लोज थे। तो वहीं नैना अपनी एक उंगली रेहान के गर्दन पर फेर रही थी और उसके ऐसे करने से रेहान के बॉडी में हीट बढ़ने लगा। रेहान तुरंत उसे टोकते हुए नशीली आवाज़ में बोला, नैना, उफ, तुम्हारा छूना, योर टच इज सो सेंसुअल। रेहान का इस तरह से कहना कि नैना तुरंत अपना हाथ पीछे कर ली, क्योंकि वह तो बातें करने में बिजी थी और अचानक से उसकी उंगली उसके गर्दन पर चला गया। वह तो इस वक्त पायल और अभय के बारे में बातें करने में कुछ ज़्यादा बिजी हो गई थी, पर रेहान का ध्यान तो कहीं और ही था और उसके इस तरह अपना हाथ पीछे करता देख रेहान मुस्कुराने लगा और तुरंत उसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर लिया और कहा, जैसे टच कर रही थी वैसे वापस टच करो। अब नैना को और भी शर्मिंदगी आने लगा कि रेहान उसे टच करने के लिए कह रहा है, पर रेहान जिद करने लगा, जिसके चलते नैना को वापस उंगली से टच करने लगी। रेहान उसे टोकते हुए कहा, पहले जैसा करो जैसे पहले तुम कर रही थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। पर नैना अब वैसा नहीं कर रही थी जैसा कि उसने पहली बार किया था और वह ऐसा नहीं कर पा रही थी, तो रेहान खुद उसकी बॉडी पर अपनी उंगलियां फेरने लगा और कुछ ही देर में वे दोनों के शरीर में हीट बढ़ने लगा और हाँ ना करते हुए दोनों एक हो गए। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोवेल बीट पर मुझे फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।